अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम क्लास 12th का मैथ और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो थी आपकी उसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज इंशाल्लाह हम इसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो है कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करें, लेकिन फिर भी जितनी होगी। आज ना हमने बेसिकली जो कंसेप्ट सीखना है ना एग्जैक्टली वो सीखना है, डोमेन एंड रेंज किसी भी फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको डोमेन एंड रेंज के लिए आपको ये रियल लाइन जो है ना इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। आपको रियल लाइन होती है, इसके मिडल में जीरो आ जाता है, यहाँ पे वन आएगा, टू आएगा, सो ऑन, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी। और सेम एज इट इज -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। आप मजीद नंबर लिख सकते हैं। इसको हम यूज करेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट से इंशाल्लाह आज मैं आपको समझाऊंगा बात। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, जब आप किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। एक, जो फंक्शन हो वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन। आपने यहाँ पे क्या होना चाहिए, या आपने वो पॉइंट निकालने जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। वो सारे पॉइंट्स आपने तलाश करने हैं जिन पे फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड से क्या मुराद? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2, अब आप x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे और वो तमाम x की वैल्यू आप निकालेंगे जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड से मुराद ये होता है कि आपके पास ऊपर कोई भी नंबर आ जाए और नीचे आपके पास जीरो आ जाए। ये नंबर मैंने लिखा है NUMBR। अच्छा, ऊपर कोई भी वैल्यू हो और नीचे आपके पास जीरो हो, इसको बोलते हैं फंक्शन अनडिफाइंड। अब आपने यहाँ पे x की जगह क्या करना है, वो तमाम नंबर आपने लगाने हैं जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, यानी नीचे जीरो बनाना है आपने। तो x की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 - 2 0। और ऐसा कोई भी x नहीं है कि हम यहाँ पे लगाएं और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो डोमेन फाइंड करने के लिए पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने x की वो तमाम वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, यानी नीचे आपका जीरो बन जाए। किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है वो पॉइंट निकाल लें। क्लियर हो गया? सेकंड, अब जब हम डोमेन फाइंड करेंगे, जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो डोमेन में से हम निकाल देंगे। बाकी उस फंक्शन का जो होगा वो ये सारे पॉइंट्स जो डोमेन कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, डोमेन के लिए आपके पास कोई भी जो फंक्शन हो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 1 - x। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त बनता है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। अच्छा, मैं यहां से शुरू करूंगा, x की जगह मैं यहाँ पे जीरो लगाऊंगा, मेरा आंसर 1 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। x की जगह मैं 1 लगाता हूं, मेरा आंसर 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। x की जगह मैं 2 लगाता हूं तो यहाँ पे 1 - 2, तो जब मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो 1 - 2 मेरा आंसर माइनस क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। उसके बाद जब मैं x की जगह 3 लगाऊंगा मेरा आंसर जो होगा -2 आएगा। यानी मेरा 2 से आगे जितनी भी वैल्यू है उन सारी वैल्यूज पे ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। जैसे 2 लगाएंगे तो आपके पास -1, तो -1 क्या होता है बेसिकली? ये आपके पास अयोटा के इक्वल होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब इससे आगे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। हमने क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को हमने डोमेन में से निकाल देना है। क्लियर होगी? ये दो बातें डोमेन के लिए आपने याद रखनी है, ठीक है। दो बातें मैंने आपको बता दी। एक बात बताई कि डोमेन के लिए आपने क्या करना है। डोमेन के लिए आप जो है वो पहली चीज जो होगी, जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट्स तलाश करने, जहां पे फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा वो पॉइंट्स तलाश करने, वो डोमेन में से निकाल देंगे। बाकी हमारे पास जितना भी बचेगा वो क्या होगा? फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। अब हम पहले ये हमारा क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट पार्ट है, इसका डोमेन भी फाइंड करना है एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हमने इसकी रेंज भी फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन आपने पूरा कर लेना है। डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है।
अब हमारे पास ये फंक्शन है, मैं चला जाता हूँ रियल लाइन पे। अब देखें यहाँ से मैं 0 से पहले इधर 2-3 वैल्यू पुट करके चेक करूंगा किस जगह पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। इधर से हम चेक करेंगे कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। वैल्यूज को पुट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको अंदाजा हो जाता है। जैसे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, मेरा आंसर 7 आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, मेरा आंसर यहाँ पे 1 + 2 8 आता है। अच्छा, इसी तरह नेगेटिव साइड से पुट करें, किसी भी जगह पे ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी फंक्शन अनडिफाइंड हो। फंक्शन अनडिफाइंड उस वक्त होता है जब वो डिवाइड में लिखा होता है। ये तो डिवाइड में लिखा ही नहीं हुआ, तो लिहाजा फंक्शन अनडिफाइंड किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। इस पूरी रियल लाइन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ हमें ना अनडिफाइंड फंक्शन मिला, ना कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें मिला। कॉम्प्लेक्स नंबर तो तब मिलेगा जब आपके पास स्क्वायर रूट होगा, इसका मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाएगी। अब उस पूरी रियल लाइन को हम कैसे लिखेंगे, अब यहां पे मैं लिखूंगा डोमेन। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो डोमेन आएगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या सिर्फ आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, या आप डोमेन ऐसे लिख सकते हैं, या आप कैसे लिख सकते हैं ऑल रियल डोमेन इक्वल ऑल रियल नंबर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज रह गई है, इस फंक्शन की हमने रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन की रेंज के लिए भी दो चीजें आपने याद रखनी है। किसी भी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आपने तलाश करनी है, किसी भी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू तलाश करनी है। अब छोटी से लेके बड़ी तक हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, वो हमारा सारा उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन की मैंने क्या करनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, मैं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर देखें, मैं आपको तफसील से पूरा ये समझाता हूँ। तो पहले मैं जो है ना, मैं डस्टर के रख दिया वो मैं लेके आता हूँ। अब हम ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन की हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। अच्छा, इसकी हम रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताई है, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू से क्या मुराद है, हमारे पास फंक्शन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। आप यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते जाए, देखिए एक्स की जगह यहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे 0 आएगा, आंसर 7 आ गया। उसके बाद x की जगह यहाँ पे 1 लगाएं, आपके पास जब 1 लगाएंगे तो 1 प्लस ये 8 आ गया। अब देखें जब आप इस साइड से इधर जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर आप नेगेटिव साइड से आते हैं, आप यहाँ पे माइनस वैल्यू लगाते हैं, तो -1 आ जाएगी। यहाँ पे -1 रखेंगे 6, उसके बाद आप यहाँ पे लगाएं -2। जब आप यहाँ पे -2 लगाएंगे, -2 + 7, तो आपके पास आ गया 5। इसी तरह कोई हम बड़ा नंबर लगा लेते हैं, f इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल -9 लगा लेता हूँ, -9 लगाएंगे प्लस यहाँ पे -2। इसी तरह अब आप देखें, अब यहाँ से मजीद इस साइड वाले नंबर पुट करते जाएंगे तो आपको माइनस की वैल्यू भी जाती जाएगी, और यहाँ पे कहाँ पे रुकेगी, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ से है, इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली जो आपके पास इन्फिनिटी होता है वो नंबर नहीं होता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये अप्रोच करेगा, मिनिमम वैल्यू जाएगी प्लस साइड पे इन्फिनिटी, और मैक्सिमम प्लस साइड पे जाएगी, और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस साइड पे आएगी। लिहाजा इसकी रेंज आ गई हमारे पास, यहां से आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू सेम हमारे पास रेंज भी इसकी यही आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। ठीक है, जो चीज समझने वाली थी आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर। अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को लेता हूं तो इस फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका हमने डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए क्या बताया, किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होगा, एक्स वाले वो पॉइंट निकालने। कहां पे फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, वो पॉइंट निकालने आपने। ठीक है, अब अनडिफाइंड फंक्शन उस वक्त होगा जब डिवाइड में होगा, तो ये फंक्शन डिवाइड में नहीं है, लिहाजा अनडिफाइंड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। जब ये दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर हमारा डोमेन जो होता है वो कंप्लीट रियल लाइन होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी तक कंप्लीट जो हमारी रियल लाइन बनेगी वो इसका डोमेन बन जाएगा। उसके बाद अब इस फंक्शन की हम निकालते हैं रेंज। अब जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज इज इक्वल टू, अब हम चलते हैं रेंज की जगह। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये वाला फंक्शन लिख लेता हूँ। रेंज निकालने के लिए उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और उस फंक्शन की मिनिमम जो वैल्यू होगी, उन दो वैल्यूज को हमने तलाश करना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहां पे फंक्शन में जीरो पुट करते हैं। यहां से हमारे पास आ जाएगा जीरो। जब आप 2 इंटू जीरो पुट करेंगे आंसर 1 आएगा। उसके बाद जीरो के बाद आप 1 पुट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 आ जाता है, 2 इंटू वन तो 2 प्लस 1, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद आप 2 पुट करते हैं तो ये देखें इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब जीरो जब लगाया तो हमें एक वैल्यू मिली 1, जीरो के बाद 1 2 3 लगाते जाएंगे तो ये इंक्रीज हो रहा। हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जीरो लगा रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू 1 मिल रही है। अब आप नेगेटिव साइड से लगाते हैं हम। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं -1 लगाता हूं तो यहां पे मेरे पास -1 आएगा। 2 इंटू, देखिए -1 का स्केयर प्लस 1, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 3 आएगा। जब आप यहाँ पे -2 लगाएंगे तो स्केयर तो प्लस में आंसर आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। यानी आपके पास ये वैल्यू जब आप -2 लगा रहे हैं ना, इसमें -2 इधर भी लगाएं, -2 का स्केयर आपके पास +4 आएगा। तो 4 और मतलब आपका 2 का स्केयर 4 हो गया, 4 2 8 और ये 9 आ गया। यानी आप इस साइड पे जाते हैं, वैल्यू फिर भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर वैल्यू को पुट करते जाएंगे, इधर से नंबर पुट करते जाएंगे, इधर से पुट करते जाएंगे, तो मैक्सिमम हमारी साइड जो बनेगी वो हम देखेंगे कौन सी बनेगी। अब ये देखें सारे पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं तो पॉजिटिव मैक्सिमम साइड के ऊपर जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आएगी। और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आई है, जीरो से जब हम इधर जीरो हमने लिया तो जीरो पे इसकी वैल्यू 1 आई है। तो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की यहाँ पे 1 आ गई आपके पास। और सबसे बड़ी वैल्यू देखें ये 3 आ रहा है, उसके बाद 9 आ रहा है। आप दोनों साइडों से पुट करें तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 1 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की इन्फिनिटी आ गई, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब अब हम इसकी लगाएंगे रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके, क्योंकि 1 है ना आपका, 1 भी इन्वॉल्व है रेंज में। 1 से लेके आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो लिखना है, याद रखना है, ये पॉइंट नहीं लिखना। तो मिनिमम वैल्यू 1 आई है तो लिहाजा 1 से ये किस तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी साइड पे जाएगा। तो 1 भी इन्वॉल्व है तो लिहाजा ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ये भी इन्वॉल्व है। और ये इन्फिनिटी साइड जो होती है ना, इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब होता है ये नंबर इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली इन्फिनिटी नंबर नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाली। अब हम आ जाते हैं 3 के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आ जाते हैं। अब सबसे पहले इसका हम निकालते हैं क्या, डोमेन। ठीक है, इस फंक्शन का हम निकालते हैं डोमेन। डोमेन के लिए फिर वही दो चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, वो ये है कि उस फंक्शन की आपने कहाँ पे देखना है, अनडिफाइंड है फंक्शन, और कहाँ पे फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है जब हम x की वैल्यू को लगा देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अब अगर आए तो फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में नहीं है, क्योंकि वो नीचे जीरो होना चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर रूट है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। अब हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है, किस जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। एक्स की जगह क्या लगाएंगे, जीरो से पहले हम इधर 2 3 पुट करके चेक करेंगे। जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ जीरो तो देखें मेरा आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट -5। -5 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, पहला चैप्टर। 1 लगाएंगे, 1 -5 -4 फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। 2 लगाएंगे, 2 -5 फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा क्योंकि -3 आएगा। 3 लगाएंगे तो फिर भी -2 आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। 4 लगाएंगे, 4 -5 -1 आएगा, फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। 5 लगाएंगे तो 5 -5 आंसर 0 आ गया। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके आपका यहाँ पे 3, 0 से लेके 4 तक ये दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। x जो है, x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही है। इसका मतलब जब हम
डोमेन फाइंड करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो जिन पॉइंट्स पे एक्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देगा वो डोमेन से निकाल देंगे हम। इसका मतलब हमें ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, इस साइड पे तो हमें चलेगी। अब जब आप 5 लगा लेंगे, 6 लगाएंगे, 7 8 आगे जितने भी नंबर आएंगे वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देगा। अब आप आ जाएंगे इस साइड पे और इस साइड पे देखेंगे फंक्शन कहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है। अब आप यहाँ पे आए -1, यहाँ पे -1 लगाएं, -6 आंसर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। -2 लगाएं, इसका मतलब -2 लगाएंगे -7। इस साइड से सारे पुट करते जाएं आप, एक अंदाजा लगाना होता है हमने, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव। इससे इस साइड पे सारों पे कॉम्प्लेक्स नंबर देगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इधर से तो सारे कॉम्प्लेक्स हो गए और यहाँ से 0 से लेके 4 तक वो आगे। ठीक है, अब 4 से आगे इस साइड पे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब जितने पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है वो सारे डोमेन में से निकाल देंगे। अब हमारा इस फंक्शन के लिए डोमेन जब हम लिखेंगे तो इसका डोमेन मेरे पास क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया मेरे पास जी 5 पे नहीं दे रहा, 5 से लेके इन्फिनिटी तक डोमेन आ गया, क्योंकि 5 भी शामिल है, 5 से ग्रेटर तो नहीं है ना। 5 रखें तो देखें कॉम्प्लेक्स नहीं आता। इसका मतलब 5 से लेके इधर तक सारी वैल्यूज के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देगा, वो आ गया हमारे पास डोमेन में। अब हमारे पास आ जाती है बात रेंज की। अब हम इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तलाश करेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को तलाश करेंगे। ओके, अब जब हम यहाँ पे आ जाते हैं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तलाश करने के लिए, 0 से इस साइड पे पुट करके चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी आती है। लेकिन वो पॉइंट्स जिन पे फंक्शन डिफाइंड भी हो वो वाले लेने, ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, जब हमने 0 लगाया था उस वक्त तो फंक्शन अनडिफाइंड था। 1 लगाया फंक्शन यानी अनडिफाइंड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है। 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, इधर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम जिन जिन पे कॉम्प्लेक्स नंबर देता है वो तो हमने लगाने नहीं है। अब हम 5 से शुरू करेंगे, 5 लगाएंगे तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, तो 0 0 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 0। 5 के बाद अगर आप 6 लगाते हैं, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 6 -1, तो 1 आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 2। 7 लगाएंगे, 8 लगाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ज्यादा होती जाएगी, कम नहीं होगी। इस साइड वाले तो पुट ही नहीं करने। क्यों नहीं पुट करने? क्योंकि वहां पे फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, वो तो हमने लगाने नहीं है। रेंज के लिए भी यही आपने याद रखना है कि रेंज भी जब फाइंड करते हैं ना, जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है वो वैल्यू हम नहीं लगाते। इसकी सबसे छोटी वैल्यू मुझे 0 ही मिली है। सबसे बड़ी वैल्यू है जब मैं यहाँ पे लगाता जाऊंगा 6 7 8 9, ये बढ़ता जाएगा और कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आई है वो आई है 0। ये वैल्यू लगानी है, याद रखना है आगे फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक, यानी मीन कुछ नहीं लगाया तो ये प्लस इन्फिनिटी ही होता है। तो ये डोमेन भी आ गया और इसका रेंज भी आ गई। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके ऊपर। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। फिर भी अगर किसी जगह पे कोई मसला होता है आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करता हूँ। ये तो आप जानते हैं, रिप्लाई तो मैं फौरन करता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 4 पे। x-2 मॉडुलस -3। सबसे पहले डोमेन फाइंड करेंगे। तो जब हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड है या किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो देगा नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब अब अनडिफाइंड क्या होगा? अनडिफाइंड होगा जब डिवाइड में होगा, तो ये डिवाइड में भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पूरी रियल लाइन इसका डोमेन में आ जाएगी। इसका मतलब इसका डोमेन आ गया -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इसका आ गया डोमेन। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की निकालेंगे रेंज। तो रेंज निकालने के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, अगर जो माड होता है आपके पास, जैसे आपके पास -2 का माड है तो इसका आंसर आपने पढ़ा 2 होता है। इसी तरह अगर आपके पास +2 का माड है, इसका आंसर भी 2 होता है। ठीक है, तो माड की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल 0 होती है, यानी माड की सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी आपके पास, क्योंकि नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि माड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी होती है फिर भी वो पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, तो माड में सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे छोटी वैल्यू माड में
आपके पास 0 हो सकती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे इधर से और इधर से। देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इसकी जगह मैं 0 लगाता हूँ। यहाँ पे आप 0 लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा -2 मॉड -3। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका आंसर 2 आ गया, 3 यहाँ पे आ गया -1। उसके बाद हम चलते हैं x की जगह, अब हम 0 के बाद 1 लगा लेते हैं। 1 लगाएंगे, बेसिकली मैं यहाँ पे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब जब आप यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 -2, तो इसका मतलब -1 का मॉड आएगा, -3 आएगा, तो ये आएगा 1 का मॉड 1 होता है और -3 आंसर आ गया -2। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं 1 के बाद 2, तो 2 - 2 मेरे पास 0 आएगा। तो F2 के ऊपर मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 2 - 2, 0 का मॉड 0, यानी आंसर आ गया -3 आपके पास। उसके बाद जब मैं 4 लगाता हूं तो 4 - 2 2 आएगा। देखें जब 4 लगाएंगे 4 - 2, यानी पहले आपने इस साइड वाली वैल्यू को पुट करके चेक करना है, अंदाजा लगाना है आपका आंसर किस टाइप का आ रहा है। तो 4 - 2, 2 का मार 2 होगा और 2 - 3, यानी जब आपने इसके ऊपर 3 लगाया, पहले सॉरी 3 लगा ले, तो 3 - 1, 3 - 2, 1 का मार्ड 1 होता है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें, जब आप यहाँ पे 3 लगा रहे हैं तो 3 - 2 मार्ड 1 आएगा, तो आपके पास 1 - 4, यानी माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब अगर आप देखें कि इस साइड से हमने 2 3 पुट करके चेक कर लिए, अब हम इस साइड पे आते हैं, अब हम -1 लगाते हैं। जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे तो -1 यहाँ पे -2 -3, 3 का मार्ड 3 आएगा, 3 - 3 0 आ गया। यानी जब मैं इस साइड से लगाता हूँ, यानी मैं क्या पुट करता हूँ इसमें, -1 पुट करता हूँ, तो -1 -3 का मार्ड आ जाएगा, 3 का मार्ड -3, यानी आपके पास आएगा 3 - 3, आंसर आ गया 0। उसके बाद यहां से आप लगा लें -2, इधर जब आप -2 लगाएंगे, -2 -2 -4, -4 का मार्ड +1 आ जाएगा, तो सॉरी 4 +4 आ जाएगा, तो 4 - 3 आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब आप इसमें वैल्यू को लगाते जाए, वैल्यू को बढ़ना शुरू हो रही है। अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू देखें तो आपकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखें आपके पास जो आएगी वो कहां तक जाएगी, वो बढ़ती 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 एंड किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। लिहाजा हमारे पास इसका जो रेंज आएगा वो हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, इसकी हमारे पास रेंज बन जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। अब आ जाता है नेक्स्ट 5 वाला। अब 5 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जब भी हम डोमेन रेंज फाइंड करते थे, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपनी डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। अब साइन है, साइन की जो डोमेन होती है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, कॉस की जो डोमेन होती है वो भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। तो लिहाजा कोई भी फंक्शन होगा साइन कॉस, उनकी डोमेन यही रहेगी। इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी हमारे पास इस फंक्शन की साइन की, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगी। अच्छा, इस फंक्शन की रेंज अब हमने निकालनी है रेंज। पहले हम लिखेंगे रेंज ऑफ साइन फंक्शन। साइन जो फंक्शन होता है उसकी रेंज, साइन की रेंज होती है -1 टू 1, ये रेंज होती है। यानी साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। इसी तरह काज की भी सेम यही रेंज होती है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं तो साइन काज की रेंज लिखेंगे, अब जो गिवन फंक्शन होगा उसकी रेंज लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे रेंज ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 ऐड हो रहा है तो आपने इसके साथ 1 ऐड, इधर भी 1 ऐड करना है, इधर भी 1 ऐड करना है। जब 1 ऐड करेंगे 1 - 1, यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। जब इधर 1 ऐड करेंगे 1 + 1 आंसर 2 हो जाएगा। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ऐसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो इसने ऐसे इसको घुसा दिया इधर, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी इसकी यहाँ पे ना, क्योंकि ये तो हम सारे अलजेब्राइक फंक्शन कर रहे हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 के ऊपर। अब हम 6 को देखते हैं, सेम एज इट इज हम इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले इसकी मैं लिखूंगा डोमेन। अच्छा, डोमेन आ जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की, यहां से देखते हैं जी। फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब जब फंक्शन में स्क्वायर रूट है फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर देगा।
अच्छा, कैसे पता चलेगा? x की जगह वैल्यू लगाए, 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले इधर 0 लेंगे तो -2 आता है, तो -2 कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। 1 लें, 1 -2 आंसर -1 स्क्वायर रूट में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। 2 लें, 2 -2 0 आ गया। इसका मतलब 2 पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रहा। अब 3 4 5 इससे आगे सारे पे नहीं देगा ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। अब आपने याद रखना है 2 से आगे ये नहीं दे रहा। -1 लगाए, यहाँ पे -1 लगाए, -1 -2 -3, तो -3 स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स हो गया। -2 लगाते जाए, इस साइड पे देखें सारे अंदर नेगेटिव आंसर आएंगे, तो लिहाजा इससे इधर सारे के सारे जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। सिर्फ 2 पे नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 2 से लेके कहां तक जाएंगे, 2 से आगे कॉम्प्लेक्स नहीं दे रहा ना, तो 2 से आगे आएगा, तो ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया। अब हम चले जाते हैं इस फंक्शन की, हम रेंज देखते हैं। रेंज फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहां से शुरू करें। पहले तो वो सारे पॉइंट्स निकाल देंगे जिनके ऊपर फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, वो शामिल नहीं करने। इसका मतलब ये हुआ कि 1 तक तो हमने इधर जाना ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है 2। मैं यहाँ पे जब लगा लेता हूँ 2, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 -2 0, तो 3 आंसर आएगा। ये देखें ना, एफ आपने यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है। 2 से क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि बाकियों तो कम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, वहां पे फंक्शन जो होता है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हम निकाल देते हैं। रियल, हम बेसिकली हम रियल पढ़ रहे हैं, तो रियल में डोमेन एंड रेंज हम निकालेंगे। तो लिहाजा मैं शुरू करूंगा कहां से, 2 से। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 3 + 2 -2 0 हो गया। इस पे आंसर आ गया 3। जब मैं यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ, 3 लगा लेता हूँ। अब आप आगे चलते जाएंगे, 3 लगाएं, 3 -1 3 -2 1, 3 + 1 ये 4 आ गया। इसका मतलब अब इससे आगे मैं लगाता जाऊंगा ना, ये बढ़ता बढ़ता कहां पे चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी साइड पे चला जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब ये हमारे पास हम मिनिमम वैल्यू शुरू हो रही है 3। 3 से लेके ये कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो लिहाजा ये हमारा फंक्शन का क्या आ गया, यहाँ पे जो है वो रेंज आ गई फंक्शन की। मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम आई 3 रही है, हमने वैल्यू पुट करके चेक की, और मैक्सिमम कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और उसको देखते हैं हमने कैसे फाइंड करना है और किस तरह हल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे लगा दिए, ये देखें ये वाला, ये हमारा ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस फंक्शन की डोमेन लेते हैं हम, ये वाला जो है, तो डोमेन क्या आएगा, फंक्शन अनडिफाइंड कहीं पे भी नहीं होगा। फंक्शन जो है वो आपके पास किसी जगह पे भी ना अनडिफाइंड होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। क्यों? वजह ये है क्योंकि ये डिवाइड में नहीं है। अब हम इसकी निकालेंगे रेंज। तो जब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे, तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज होता है फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब हम चेक करेंगे सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आएगी। देखें, x मैं पुट करता हूँ 0। x की जगह जब मैं यहाँ e की पावर 0 आ जाएगी मेरे पास, तो e की पावर 0 लगाऊंगा। e की पावर 0 1 होता है, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 3/7 आएगा। जब मैं e की जगह 1 लगाऊंगा, तो मेरे पास e पावर 1, तो e खुद 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब आप नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे -1, e के ऊपर -1, उसको नीचे लेके आएंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे, वो बनेगी 3/7, और ये कहाँ पे जाएगा, 3/7 से इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी रेंज चली जाएगी। आई थिंक आप ये भी बात समझ गए। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है, इसमें हमने क्या चीज़ समझनी है और हमारे पास किस तरह डोमेन रेंज निकालना है। अगर आप फंक्शन को देखें, तो फंक्शन के ऊपर अगर हम पार्ट्स करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाता है। यानी हमारे पास इस फंक्शन के पार्ट्स करेंगे, x - 4 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x + 4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया x - 4। जब भी कोई फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपने वो ज़रूर देखना है कि वो फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे है, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, जब आप यहाँ पे x की जगह -4 लगाएंगे, -4 + 4 आंसर नीचे 0 बन जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब
x जो है -4 के ऊपर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो जब -4 के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है तो ये माइंड में रखना है आपने। अब यहाँ पे नहीं देखना कि ये फंक्शन अनडिफाइंड है या नहीं। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो डोमेन में से निकाल देंगे। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? तो डोमेन इज इक्वल टू, किसको निकालना है हमने? 4 को डोमेन में से निकाल देना है। तो इसका मतलब मैं 4 को निकालूंगा तो बाकी क्या बनेगा? रियल में से जस्ट मैं 4 को माइनस कर दूंगा, मेरा डोमेन कहलाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ये भी डोमेन में आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे लिखें, माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक और यूनियन फिर 4 से लेके किस पे हमने था? -4, फिर -4 से लेके आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसे भी आप डोमेन को लिख सकते हैं अगर अकेला नंबर होगा। जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वहां से लेके 1 तक लिख ले, फिर उधर से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी तक भी लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है इस फंक्शन की रेंज। ठीक है, अब इस फंक्शन की जो रेंज है हमारे पास वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम इसी को यूज कर सकते हैं, हम यहां से रेंज निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या किया करेंगे, हमने ये देखना है कि ये जो फंक्शन था ये अनडिफाइंड भी किस पॉइंट के ऊपर था। तो अनडिफाइंड जो था वो तो -4 के ऊपर है, ये फंक्शन -4 के ऊपर अनडिफाइंड है। अब ये जो रह गया हमारे पास x-4 जो है, ये बाकी जो बच गया। अब आप यहां से देखें, रेंज मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब अगर मैं x की जगह यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लगा लेता हूँ, x की जगह 0 लगा लेता हूँ, x की जगह 1 लगा लेता हूँ, x की जगह 2 लगाता हूँ, मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम मिल जाएगी जैसे मुझे यहाँ से मिल रही है। लेकिन हमने करना क्या है कि जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन वाला फंक्शन होगा उसकी रेंज निकालेंगे तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है। वो चीज क्या माइंड में रखनी है वो आपने ध्यान रखना है बस। टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, उसमें डोमेन तो हम सेम एज इट इज फाइंड करेंगे जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। लेकिन रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने ये जो आया होगा इसमें x की जगह सिर्फ वही वैल्यू लगानी है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड था। अब फंक्शन अनडिफाइंड किस किस पे था? -4 पे था। तो आप यहाँ पे x की जगह -4 लगाएं तो आंसर क्या आएगा? -4 -4 -8 आ गया आपके पास। अब आपने रेंज में से, अब जब आप इसकी रेंज निकालेंगे इस फंक्शन की, तो हमारे पास यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास? -इन्फिनिटी से लेके -8 तक और यूनियन -8 से लेके हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक या इन्फिनिटी तक। इसको थोड़ा सा दोबारा सुन लें आपने, मैंने क्या बताया है। ऐसे फंक्शन जिन फंक्शन में ये सिंप्लीफिकेशन हो जाती है आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे डोमेन के लिए वही कंडीशन जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा वो पॉइंट्स निकाल देना है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे? जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है यानी -4 पे है, वो आपने सिंप्लीफाई जहाँ पे किया है उस एक्स में आप नहीं लगाना है। यानी -4 पे अनडिफाइंड था, -4 -4 -8, वो वाला आपका जो पॉइंट होगा ना वो, उसकी रेंज के लिए हम क्या लिखेंगे? -इन्फिनिटी से -8, यानी वो इस तरह लिख लेंगे, या आप क्या लिखेंगे? r-8, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात? तो ये थे हमारे। अब हम बाकी क्वेश्चन लिखते हैं और उनको हम जो है वो भी सॉल्व करते हैं, उनकी डोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे। जी बेटा, अब हमारे पास इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख दिए। अब देखें, यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका हम पहले निकाल लेंगे डोमेन। अच्छा, इसका डोमेन निकालेंगे। अब बार बार सारी चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी। तो इसका डोमेन किसी भी जगह पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, तो लिहाजा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी डोमेन आ जाएगी। अब हम इसकी लेंगे रेंज। तो रेंज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप इस फंक्शन को ओपन कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है, +1 आ जाता है, -2x और +1। तो ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, -2x + 2 आ जाएगा, यानी ये फंक्शन बन जाएगा। आप यहाँ पे भी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर अदरवाइज आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करें, सबसे पहले 0 पुट करें फंक्शन में। यहाँ पे देखें, x की जगह जब 0 लगाएंगे
तो आपके पास 0 लगाने से -1 का स्क्वायर बनेगा 1 आएगा, तो 1 + 1 आंसर 2 आएगा। यानी आपकी फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे आ रही है वो आपके पास आ रही है 2। अब आप यहाँ पे लगाएं 1, जब आप 1 लगाएंगे 1 - 1 1 का स्क्वायर, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी आंसर आपका f ऑफ 1 पे जो आंसर आ रहा है, आपने जब 1 लगाया है तो आंसर इसका 1 आ रहा है। इसी तरह जब आप 2 लगाते हैं यहाँ पे, फिर चेक करते हैं यहाँ पे 2 - 1, तो 2 - 1 1 आएगा आपके पास, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब 3 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 5, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। अब आप नेगेटिव साइड पे आ जाए, -1 लगाएं। देखिए जब यहाँ पे -1 लगाते हैं तो -1 - 1 -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर आपका प्लस में आंसर 4 आएगा, 4 + 1 फिर भी 5 आएगा, बढ़ता जाएगा। यहीं से हमें इसकी छोटी वैल्यू फंक्शन की मिल गई है। वो कौन सी है? ये आ गई मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखें, सारे आंसर प्लस में आएंगे तो प्लस इन्फिनिटी साइड पे ये चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो रेंज आएगी वो 1 से लेके आपके पास इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अच्छा, ये जो सिंपल आपके पास फंक्शन होते हैं जो डिवाइड में नहीं होते, उनके लिए हम ये फंक्शन की वैल्यू लगा के आसानी से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास ये फंक्शन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ये वाला, f(x = 1), अब डोमेन तो ईजी हो गया, क्योंकि जो आपका फंक्शन डिवाइड में होता है जिसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं हम, तो उसके लिए डोमेन तो बिल्कुल ईजी होता है। आप यहाँ पे 1 लगाएं तो 1 - 1 0, यानी आप क्या कर सकते हैं, रियल में से आप माइनस कर देंगे 1, ये डोमेन कहलाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। या आप इसको बताया मैं, आप कैसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेके जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है वो लिखने, और फिर यूनियन लगा दें, और फिर 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम इस फंक्शन की निकालेंगे रेंज। अब जो डिवाइड में फंक्शन होता है, मीन जो रैशनल फंक्शन होता है, उस रैशनल फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये जो f(x) है इसको रख लें आप, यानी आपके पास गिवन है f(x = 1/x-1), इसको आप रख लें y = x-1, ऐसे आप इसको y में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, यानी जो आपका रैशनल फंक्शन होगा उसको आप y रख लें, y = 1/x, इस क्योंकि f(x = y) होता है। आप पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी बात ये समझाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस करके हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें से क्या निकालनी है, वैल्यू x की। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दें, ये इधर कर दें, तो y × x-1 = 1, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x-1 = 1/y, ये 1 उधर चला जाएगा, 1/y + 1, तो x = 1 प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे ना आपके पास, तो ये आ जाएगा ये। तो जो रैशनल फंक्शन होगा उसको आप फंक्शन की जगह y लगा लें, उसके बाद x की वैल्यू निकालें। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन की जगह क्या पुट करें, अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो y की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, नीचे 0 बनेगा आपका, तो ये 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आपने रेंज में से वो वाला निकाल देना है। अब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक हमारे पास, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, 0 आ गया, और फिर यूनियन लिख लेंगे, 0 से आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। इस तरह हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, और ये उसके लिए करना है जो फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसमें से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे, अब फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे है, तो मैं डोमेन निकालूंगा इसकी। तो इसकी डोमेन जो मेरे पास आएगी वो देखें क्या बन रही है, -3 रखेंगे, नीचे 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, रियल में से हम 3 को निकाल देंगे, इसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। या दूसरी तरह -इन्फिनिटी से लेके हमारे पास 3 सॉरी -3 निकाल दें, क्योंकि -3 लगाएंगे 0 बनेगा, -3 एंड यूनियन -3 से लेके आपके पास इन्फिनिटी, ये डोमेन आ गई। अब मैं इसकी निकालूंगा रेंज, इस फंक्शन की हमने ले लेनी है रेंज। जब आप इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को y लिखना है, यानी y =
x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3, ठीक है। और किस वक्त y रखना है, जब फंक्शन जो होगा ये सिंप्लीफाई नहीं होता। इसको क्रॉस कर लें, y इंटू एक्स प्लस 3 करेंगे इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। हमने वैल्यू निकालनी है x की, ये x इधर लेके आ जाए माइनस एक्स, ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस 2 ये उधर जाएगा माइनस 3y। और यहाँ से x को ले लेते हैं कॉमन, जब आप x को कॉमन लेंगे बाकी यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3y। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 आ गया। y की जगह क्या लगाएं, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, y की जगह यहाँ पे 1 लगाएंगे, 1 माइनस 1 आंसर अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से क्या लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 तक, सॉरी आपका वहाँ जी 1 प्लस 1 तक, और फिर आ जाएगा यूनियन और 1 से लेके आपका इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज बन जाएगी। जब फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं होगा, रैशनल फंक्शन होगा, उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे लेते। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अगर आप इसको देखें तो ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, ऊपर फंक्शन के फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा, जब ऊपर फंक्शन के फैक्टर बनते हैं तो मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस साइड पे हम फैक्टर बना लेते हैं, तो इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं रेज करता हूँ आपको क्लियर नजर आए आपको यहाँ पे। तो ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर, और फैक्टर बनाएंगे जब हम इसके, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस 3x प्लस आएगा 2x माइनस 6, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते, x माइनस 3 आ गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी आ गया x माइनस 3। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ये फैक्टर बन गए। तो जब आप ऊपर वाले की जगह लिखेंगे x माइनस 3 और आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास x माइनस 3। अब अगर आप देखें ये हो गया कैंसिल, हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन बच गया x प्लस 2, लेकिन x आपके पास नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, 3 के, x नॉट इक्वल 3 के होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है। डोमेन तो सेम एज इट इज, यानी इसकी डोमेन तो सेम वैसी आएगी जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, यानी रियल में से 3 को निकाल देंगे, r माइनस 3 कर दे, या जो आपको पहले बताया आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस फंक्शन की हमने लेनी है रेंज, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। रैशनल फंक्शन की जगह जो सिंप्लीफाई होता है, मैंने आपको बताया था जो पॉइंट्स अनडिफाइंड है वो यहाँ पे लगाएं। कौन सा किस पॉइंट पे अनडिफाइंड है फंक्शन, 3 के ऊपर, वो 3 यहाँ पे आपने पुट करना है, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। इसका मतलब रेंज में से वो वाली वैल्यू निकाल देंगे, तो रेंज क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक, और यूनियन आपके पास 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ये दो चीजें मैंने आपको समझाई हैं रैशनल फंक्शन के लिए। जब सिंप्लीफाई होगा फंक्शन तो आपने कैसे वैल्यू लेनी है, और जब सिंप्लीफाई नहीं होगा उसको y के इक्वल करना है, और फिर कैसे होनी है। आई थिंक यही इसके लिए काफ़ी है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बाकी रिमेनिंग सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसको थोड़ा सा मुझे वो बार बार लिखना पड़ता है, यहीं पे आपको मैं सारी चीज़ समझाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, आगे हमारे 8 या 9 तक ऐसे ही होंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा। जब आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन की टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होती हैं इनको समझेंगे, और क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी तो आगे वाले 6-7 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, डेफिनेशन को छोड़ें, आप यहाँ पे आ जाए इस जगह पे। ये देखें, अगर आपके पास ए और बी आपके पास दो सेट दी हों, और इन दो सेट का आप क्रॉस प्रोडक्ट लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, A1 के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, इसी तरह B जो है सारों के साथ आप करेंगे, और C जो है वो आप सारों के साथ करेंगे। इसको
हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, और ये जो सारा होता है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इनमें से कोई आप नंबर चुन लें, इस तरह का आप एक सेट बना लें। ये क्या होगा, इस बाइनरी, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बाइनरी रिलेशन होता है। अगर ये वाला बाइनरी रिलेशन दो कंडीशन को पूरा करेगा तो वो फंक्शन होगा। पहली कंडीशन, ये बाइनरी रिलेशन जो है वो पूरा करना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी आपने यहाँ से एफ चुने हैं ना, आपने जो बाइनरी रिलेशन आपने ये चुना है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इसका मतलब ए बी और सी रिपीट नहीं हो रहे, सेम कोई भी नहीं है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपके पास, अगर आप इसका डोमेन लें, यानी इसमें से अगर मैं डोमेन फाइंड करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे इसका, इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन क्या आएगा, डोमेन होता है फर्स्ट वैल्यू ए बी एंड सी। इसका मतलब इसके डोमेन में आएगा आपके पास ए आएगा, आपके पास बी आएगा और सी आएगा। उसके बाद आप इसकी रेंज निकालें, तो रेंज जो होगी आपके पास वो सेकंड एलिमेंट होता है, 1 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा। रिपीट नहीं लिखना आपने, 1 और 3 लिखना है, ठीक है। ये दो चीज़ें लिखनी है आपने। अगर आपके पास जो बाइनरी रिलेशन आपने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया है, वो बाइनरी रिलेशन दो कंडीशन को पूरा करे। पहली कंडीशन कि ये फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर का रिपीट ना हो, और उसके बाद इसका डोमेन लेना वो सेट ए के बराबर आ जाए। देखें, इसका मैंने डोमेन लिया है, ए बी सी आया, सेट ए के बराबर हो गया, उस वक्त ये फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब ये जो हमने बाइनरी रिलेशन लिया है ये एक फंक्शन है, दोनों कंडीशन को पूरा करता है। अब याद रखें, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ए बी सी, ये डोमेन होते हैं। सेकंड एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज होता है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ए बी सी, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ए बी और सी, और उसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं, याद रखना आपने, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है 1 3 3, ये जो सेकंड एलिमेंट होते हैं इसको इमेजेस भी बोलते हैं हम। ये दो चीज़ें भी आपने याद रखनी है। इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये किस टाइप का फंक्शन है हमारा। अगर यहाँ पे मैं ये करूँ कि इस फंक्शन की मैं ऐसे डायग्राम बना लेता हूँ, तो फर्स्ट में यहाँ पे ए आपने सेट लिखना होता है। ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी और सी। इसमें मैं लिख लूँगा, यहाँ पे ए लिख लूँगा, बी लिख लूँगा, सी। अब मैं सेकंड वाला जो सेट है उसका बनाता हूँ, वो मेरे पास आएगा 1 2 एंड 3, ये मेरा बी हो गया। अब आप इसको मैच कैसे करते हैं, 1 ए के साथ, ये देखें ये 1 आ जाएगा ए के साथ, ठीक है। बी 3 के साथ, ये बी आपका ये आ जाएगा आपका 3 के साथ। सी आपका 3 के साथ, ये सी आपका ये भी आ जाएगा 3 के साथ। अच्छा, अब देखें यहाँ से एक रह गया है, यानी ये जो सेकंड है ना, सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, सेकंड वाले को हम बोलते हैं जो है वो प्री इमेज बोलते हैं, और फर्स्ट वाले को इमेज बोलते हैं। अगर आपके पास सेट बी का देखें, सेट बी का कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो फर्स्ट बी में कम अज कम एक से ज्यादा बी हो सकते हैं। अगर फर्स्ट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है, यानी जो ए के साथ मैच नहीं होता, तो इस टाइप के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपके पास जो सेट बी है उसका कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो आपका इसके साथ किसी भी जगह पे मैच ना हो, देखें टू अकेला रह गया, किसी के साथ मैच नहीं, वो वाला जो आपके पास फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन को इन टू फंक्शन बोलेंगे। लिहाजा ये हमारे पास एक इन टू फंक्शन हो गया। क्लियर हो गया। अब इन टू फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। बेटा जब तक ये समझ नहीं ना आएगी आपको, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये मेरी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अब देखें, टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट आ गया इन टू फंक्शन। अब फंक्शन एफ ए टू बी, ये जो हमने यहाँ पे बनाया ना नीचे, ये एफ ए टू बी फंक्शन है, ऐसे लिखते हैं। इज सेड टू बी इन टू फंक्शन if there exists at least one element or more than one element in B, B के अंदर एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट which does not have any pre images in A, ठीक है। ए के अंदर कोई प्री इमेजेस ना रखते हूँ, ये बोला है मैंने आपको। यहाँ पे आपके पास ये इमेज होता है और ये प्री इमेज होता है। अब यहाँ पे कम अज कम एक एलिमेंट प्री इमेज ना रखता हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इन टू कहलाएगा। अच्छा, इसके लिए दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर आपके पास रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल बी आ जाए, फिर भी फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। अगर आपके पास रेंज या रेंज फंक्शन के लिए, जैसे ये फंक्शन था, इस फंक्शन का डोमेन लिया, लिया, रेंज कितनी आ गई, 1 3 आ गई। अब देखें जो रेंज आएगी ना, वो सेट बी के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से देखें,
आपके पास जो रेंज है फंक्शन की वो नॉट इक्वल टू सेट बी है आपके पास। क्यों? क्योंकि बी में है 1 2 3, हमारा जो आया है वो आया है 1 3, तो वो भी फंक्शन जो होता है हमारे पास इनटू होता है। तो दो चीज़ें हमने समझी हैं। एक चीज़ हमने ये समझी है फंक्शन होता क्या है, दूसरे पास फंक्शन की फर्स्ट टाइप जो होती है जिसको इनटू फंक्शन बोलते हैं वो कौन सा फंक्शन होता है। इनटू फंक्शन के लिए दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक, अगर आपके पास सेट बी जो होगा जिसको हम प्री इमेज बोलेंगे, उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के साथ मैप ना हुआ हो, यानी ऐसे इसको मैप बोलते हैं। मैप ना हुआ यानी इमेज के साथ मैप ना हुआ, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर जो फंक्शन होगा उस फंक्शन की हम रेंज लें, अगर वो सेट बी के इक्वल ना आए, वो भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं सेकंड। इसी ये जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर है, इन सारे ऑर्डर पेयर में से अब हम कोई और चुन लेते हैं, ठीक है। अब मैंने जो चुना, अब देखिए नीचे आ जाते हैं आपको बात समझाने के लिए। अब जो मैंने वैल्यू चुनी है, यहाँ पे आ जाएं आप। ये अभी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे हम, अभी हम आ जाते हैं। ये मैंने A2 चुना, B1 चुना और C3 चुना। अब दोबारा सेम एज इट इज मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लूंगा A, तो A में मेरे पास वही सेट था, A B और C आ जाएंगे मेरे पास। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ B वाला, तो B मेरे पास आ जाएगा। B वाले में क्या थे हमारे पास? B में था 1 था, 2 था और 3 था। इसको मैप करें A2 के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें, A आ गया 2 के साथ, B आ गया 1 के साथ, B आपका आ गया 1 के साथ, उसके बाद C आ गया 3 के साथ। अब यहाँ पे C देखें 3 के साथ। अब इस B वाले में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो मैप ना हुआ A के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बेशक A में रह जाता कोई, ठीक है, अगर यहाँ पे D होता, ना भी मैप होता, कोई मसला नहीं था हमारे पास। अब यहाँ पे B के सारे A के साथ मैप कर रहे हैं, शर्त है कि B के अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऐसा आपके पास फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन तो है ना, फंक्शन कैसे है? क्योंकि यहाँ पे A है, B है, C है। फंक्शन की पहली कंडीशन होती है फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो। उसके बाद सेकंड कंडीशन होती है इस फंक्शन का डोमेन लें तो आपका सेट A आना चाहिए। तो डोमेन आपके पास यहाँ पे देखें A है, B है और C है, तो यही तो सेट A है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी करता है, लिहाजा ये फंक्शन है। अब फंक्शन की कौन सी टाइप है? ये फंक्शन की टाइप है हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन होता है? अब फंक्शन एफ ए टू बी जो हमारे पास फंक्शन होगा विल बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर बी के सारी एलिमेंट इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए के साथ, क्योंकि ये प्री इमेज होता है, ये इमेज होता है, इसके सारे एलिमेंट इसके साथ मैप कर जाए और इसमें बेशक बच जाए, कोई मसला नहीं है आपका, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, दो नाम इसके होते हैं। अब इसके लिए सेकंड कंडीशन होती है कि अगर इसकी रेंज ले लें और वो सेट बी के इक्वल आ जाए, तब भी ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। अब देखें, मैं अगर इस फंक्शन की डोमेन लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे डोमेन इसकी क्या आती है? डोमेन होती है फर्स्ट वैल्यू A B C। तो मेरे पास इसका डोमेन आ गया, A आ गया, B आ गया एंड C आ गया। मैं इसकी रेंज ले लेता हूँ फंक्शन की, तो रेंज जो है वो फंक्शन की सेकंड वाली वैल्यू होती है 2 1 एंड 3। तो इसकी रेंज आ जाएगी 2, आ जाएगा आपके पास 1, आ जाएगा 3, यानी आप 1 पहले लिख लें, 1 2 3 लिख लें, ये आ गई रेंज। अब देखें जो इसकी रेंज है वो अगर सेट बी के इक्वल आ जाए, तो बी सेट कौन सा है? देखें ये बी है ना, 1 2 3, तो रेंज भी 1 2 3 आ गई। अगर रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए, तब भी हमें पता चल जाएगा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। दो हमने पढ़ लिए, दो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिए हम। अब हम चलते हैं जो फंक्शन की तीसरी टाइप है उसको हम देखेंगे। उसके बाद जब ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे कि आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाए। हमारे पास दो हमने फंक्शन की टाइप्स पढ़ी, अब हम चलते हैं फंक्शन की जो तीसरी टाइप है उसके ऊपर। अब देखें, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैंने फिर दोबारा कुछ नंबर चुन लिए। अब मैं दोबारा इन नंबर्स का इस तरह अगर डायग्राम बनाता हूँ, मैप करता हूँ इनको, तो यहाँ पे फिर एज इट इज़ A B C आएगा और फिर यहाँ पे एज इट इज़ आपके पास बी सेट में आपके पास आ जाएगा 1, आ जाएगा 2, आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा A2 के साथ। अब यहाँ पे देखें, A आ गया 2 के साथ, उसके बाद B1 के साथ, यहाँ पे आ गया B1 के साथ, उसके बाद C3 के साथ, C आ गया 3 के साथ। ना इस साइड पे कोई एलिमेंट रह गया, ना इस साइड पे कोई एलिमेंट रह जाएगा। जब ये कंडीशन होगी, ना इस साइड पे रहेगा ना इस साइड, यानी इसका हर एलिमेंट इसके किसी
किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ मैप करेगा, वो फंक्शन 1 टू 1 फंक्शन कहलाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, 1 टू 1 फंक्शन आ गया। 1 टू 1 फंक्शन इंजेक्टिव, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। आ फंक्शन एफ ए टू बी विल बी 1 टू 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए के मुख्तलिफ एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज, मुख्तलिफ इमेज रखें, यानी ये दो के साथ रिपीट ना हो। अभी देखिए हमने जो पहले किया था उसमें हमने ये देखा कुछ ऐसे भी थे जो दो के साथ रिपीट हो रहे थे। ये देखें यहाँ पे सी और बी जो है वो दोनों 3 के साथ मैप हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका ये एलिमेंट अलग के साथ है, उधर ये अलग के साथ है, ये अलग के साथ है। हर एलिमेंट अलग अलग के साथ जब वो मैप करेगा तो उस वक्त हमारे पास जो फंक्शन कहलाएगा उसको 1 टू 1 फंक्शन कहेंगे या इनजेक्टिव फंक्शन हम बोलेंगे। इसके लिए ये भी होता है कि ऑर्डर पेयर में सेकंड जो एलिमेंट होता है वो रिपीट अगर नहीं ना हो रहा तो फंक्शन 1 टू 1 होगा। अगर आपके पास ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर, इसका सेकंड एलिमेंट है 2 है, सेकंड एलिमेंट 1 है और 3 है, ये अगर रिपीट ना हो रहे हो तब भी फंक्शन जो होता है 1 टू 1 होता है या इंजेक्टिव होता है। 3 टाइप्स होगी। अब हम चलते हैं चौथी टाइप के ऊपर और ये हमारी लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन जिसको बोलते हैं, ऐसा फंक्शन जो 1 टू 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। आपके पास ये इन इफ बोथ, ये आपका इन टू नहीं आएगा, ऑन टू आएगा। ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसमें ये दोनों कैटेगरीज पाई जाएंगी आपकी, ठीक है। तो वो हमारा फंक्शन जो कहलाएगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। जैसे आपका ऊपर वाली एग्जांपल बाइजेक्टिव फंक्शन की ही एग्जांपल है। तो ये थी बेटा हमारे पास वो सारे फंक्शन की टाइप्स, किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं और किस तरह फंक्शन को हमने याद रखना है। अगर आपको ये समझ आ गया है यहाँ तक, जो आपकी 12-13 मिनट की वीडियो है, इसको आपने बार बार आपने सुनना है। जब आप इसको बार बार सुन के एक दफ़ा सही से याद कर लेंगे आपको फंक्शन की पहचान हो जाएगी। फिर आप बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन जो है जो हम अभी सॉल्व करने लगे वो आपके क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमने देखें क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब हमने ये बताना है ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, 1 टू 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन है, यानी इन तीनों में से कौन सी टाइप का ये फंक्शन है। अब ज़हरा अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले हमने ये किया, जब हम सोल्यूशन लेंगे तो देखें अगर आपके पास सेट गिवन होगा ना, इस तरह का सेट गिवन होगा, ठीक है, उस वक्त आप क्या करेंगे, इस फंक्शन की आप डोमेन निकाल लें और फंक्शन की रेंज निकाल लें। आप लिखें डोमेन एफ, इसकी डोमेन निकालें। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू 0 1 2 3। तो हमारे पास इसके डोमेन में आ गया 1 आ गया, सॉरी पहला आ गया 0, आपके पास 1 आ गया, फिर आपके पास 2 आ गया और 3 आ गया। ये फंक्शन की डोमेन आ गई। अब इसी फंक्शन की आपने क्या करना है, रेंज निकाल लेनी है। रेंज ऑफ एफ, रेंज होती है आपके पास सेकंड वैल्यू पी क्यू आर एस। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया पी भी आ गया और हमारे पास क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज एफ, जो रेंज एफ है इज इक्वल टू आ गया बी के। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी फंक्शन की रेंज आप लें और वो रेंज आपके पास बी सेट के इक्वल आ जाए, उस वक्त जो फंक्शन हमारा होता है ऑन टू होता है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, सो द फंक्शन, ठीक है, हमारे पास एक तो क्लियर हो गया ये फंक्शन ऑन टू है। सो द फंक्शन इज ऑन टू। अब जो फंक्शन ऑन टू होगा ना वो आपका इन टू नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इन टू में क्या होता है, इन टू फंक्शन में होती है कि रेंज एफ नॉट इक्वल भी होता है। तो ऑन टू हो गया तो इसका मतलब जब फंक्शन ऑन टू है तो ये इन टू नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा आ गया फंक्शन ऑन टू है, बट अब यहीं पे हम लिख देंगे बट फंक्शन इज, ठीक है, सेकंड हम लिख देते हैं बट फंक्शन इज नॉट इनटू, इसका मतलब ये इनटू नहीं हो सकता। अब एक ही रह गया 1 टू 1। 1 टू 1 फंक्शन कब होता है, 1 टू 1 फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 1 टू 1 अगर चेक करता हूं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका पहला जो सेट ले लेता हूँ ए और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ इसका बी। अच्छा, ए में मेरे पास क्या लिखा हुआ है,
ए में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको मैं नीचे करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ए में मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए में आ रहा है 0 1 2 एंड 3, ये ए सेट है। बी में आ रहा है आपके पास पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है और एस आ रहा है। अब आपके पास जो फंक्शन गिवन है ना, उससे आप इसको मैप करें। देखें ये आपके पास गिवन है, आपके पास ओ गिवन है, ओ पी के साथ, सॉरी 0 पी के साथ, ये आ गया 0 पी के साथ, 1 क्यू के साथ, 1 आ गया आपके पास क्यू के साथ, उसके बाद 2 आर के साथ, 2 आपके पास आ गया आर के साथ, और आपके पास 2 आर के साथ 3 एस के साथ, 3 एस के साथ। अब यहाँ पे देखें क्या बन गया, जब हमने इसको मैप किया तो हमें यहाँ से क्या अंदाजा हो रहा है कि ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बी के हर एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं। इन टू फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो इन टू फंक्शन हमने पढ़ा है, अब आ जाते इन टू के ऊपर। ये यहाँ पे आ जाए, सॉरी 1 to 1, 1 to 1 फंक्शन क्या था, 1 to 1 फंक्शन ये वाली डेफिनेशन थी, क्या थी, इफ A to B will be a 1 to 1 if distinct element of set A, सेट A के जो मुख्तलिफ एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B, B के अंदर मुख्तलिफ के साथ है ना, किसी यानी A किसी दो के साथ मैच नहीं होता। एक बात ये बताई थी, दूसरी बात बताई थी कि इस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अगर ऑर्डर पेयर के अंदर हम बात करें तो ऑर्डर पेयर के अंदर कोई भी सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, P है, Q है, R है, S है, सारे आपके डिफरेंट है। आप दोनों में कंडीशन लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये आ गया। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज़ वही हम लिख सकते हैं इसके लिए कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह, आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यहाँ पे या आप ये लिखेंगे या आप ये लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, इन दोनों में से कोई कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हो गया, सो फंक्शन इज, अगर ये दो कंडीशन पूरी करता है या दोनों में से एक भी पूरी करता है, सो द फंक्शन इज, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 to 1, इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 बी हो गया। ये भी क्लियर हो गया आपके पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब 4 में सेम हम यही कंडीशन, यही चीज़ें हम देखेंगे फंक्शन के बारे में और हमें क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, हमारे पास ये आ गया 4। देखें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, देन द फंक्शन डिफाइंड एज एफ, ये फंक्शन है, फंक्शन तो है ना, चेक करें ना, 2 3 4 5। फर्स्ट एलिमेंट, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बात, अगर इसकी डोमेन लें तो आपके पास क्या आना चाहिए, सेट ए आना चाहिए। डोमेन में पहला नंबर होता है 2 3 4 5, तो सेट ए भी आ रहा है, लिहाजा ये फंक्शन है। अब हमने चेक करना है ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। ये फंक्शन की जो है 1 1 है, ऑन टू है या इन टू है। तो सबसे पहले आप, बिल्कुल इजी है, अगर सेट इस तरह गिवन है, एक्स वाई में वैल्यूज नहीं है, तो आप यही इजी तरीका होता है, आप उसका डोमेन ले लें, बिल्कुल इजी होता है इसमें से। आप डोमेन ऑफ एफ ले लें आप, तो डोमेन ऑफ एफ लेते हैं, डोमेन होती है फर्स्ट वैल्यू 2 3 4 5, तो डोमेन में आ गया आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, आपके पास 4 आ गया, 5 आ गया, आपके पास डोमेन आ गई। अब आप इसकी रेंज भी ले लें, ठीक है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, रेंज ले लेते हैं, रेंज सेकंड वैल्यू होती है, तो सेकंड वैल्यू है बी, है बी सी ई ई, यानी आपके पास बी आ गया, सी आ गया, ई ई है यानी ई ही लिखेंगे। अब देखें आपके पास जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू सेट बी है, ठीक है, जो फंक्शन की रेंज है नॉट इक्वल टू सेट बी है। अगर फंक्शन की रेंज नॉट इक्वल टू बी हो तो वो फंक्शन जो होता है वो इन टू फंक्शन कहलाता है।
अगर फंक्शन की रेंज इक्वल आ जाए बी सेट के तो वो ऑन टू कहलाता है। इसका अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सो द फंक्शन इज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन हुआ, सो द फंक्शन इज इन टू। अब जो इन टू है तो वो ऑन टू नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। सो फंक्शन इज इन टू। अब हम देखेंगे क्या ये फंक्शन वन टू वन भी है या नहीं है। तो वन टू वन फंक्शन के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि आप इसकी सेम एज मैपिंग करवाएं। आप यहाँ पे सेट ए रखें, ए के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लें। ए के आपके पास 2 है, 3 है, आपके पास 4 है और 5 है। उसके बाद आप बी सेट ले जो दूसरा दिया है, तो बी सेट आ जाएगा आपके पास, बी आएगा, सी आएगा, डी और ई। ऑर्डर पेयर में मैप करें टू बी के साथ। अब आप मैप करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया आपका बी के साथ, 3 सी के साथ आ गया, 3 आपके पास आ गया सी के साथ, 4 आपका ई के साथ आ गया, 4 आपका आ गया ई के साथ। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आपके पास आ गया 4 ई के साथ, 5 बी ई के साथ, 5 बी आ गया आपका ई के साथ। शर्त क्या है कि ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। वन टू वन फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा, ये आ जाए यहाँ पे। वन टू वन फंक्शन के लिए क्या पढ़ा, वन टू वन फंक्शन वो होगा आपके पास अ फंक्शन वन टू वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए के मुख्तलिफ एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें 4 ई के साथ भी है और 5 ई के साथ भी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, और दूसरी चीज़ ये भी मैंने आपको बताई थी वन टू वन के लिए कि इस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखें ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट बी है, सी है, ई एंड ई है, रिपीट हो गया तो लिहाजा ये वन टू वन नहीं है। हम क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर पेयर, इन ऑर्डर पेयर सेकंड एलिमेंट इज रिपीटेड। सेकंड एलिमेंट जो है वो रिपीटेड है, ठीक है। अगर सेकंड एलिमेंट रिपीटेड होगा, इज रिपीटेड, सो फंक्शन इज नॉट वन वन। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन वन वन नहीं है, फंक्शन इज नॉट आपके पास वन टू वन, ये वन टू वन नहीं है। ये आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज नॉट डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो ये भी या ये लिख लें या वो लिख लेंगे। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है, लेकिन बात तभी समझ आएगी जब आपको डेफिनेशन जो एग्जैक्टली है वो समझ आएगी। जब तक एग्जैक्टली डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तो ये तो बात कभी भी समझ नहीं आएगी। ये भी याद रखना है, ये बात समझ नहीं आएगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट गिवन नहीं है। देखें, ये जो सारी बातें बताई पहले आपने चेक करने के लिए फंक्शन, ये तब आपने रखना है जब आपके पास एक सेट गिवन होगा, उसमें चंद एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे आपके पास चेक वेदर द फंक्शन आर वन टू वन आर नॉट। हमने ये चेक करना है क्या ये फंक्शन वन टू वन है। अब वन टू वन चेक करने के लिए तो मैपिंग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो तब किया करेंगे जब हमारे पास सेट की फॉर्म में होगा। अब हमारे पास सेट की फॉर्म में नहीं है। जब आपके पास सेट की फॉर्म में नहीं होगा उस वक्त फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि वो फंक्शन वन टू वन है या नहीं है। वो हम इस तरह चेक करेंगे, हम किया करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। हम ये सपोज करेंगे कि कोई दो इमेजेस आपस में इक्वल है। बेसिकली एफ टू एक्स वन और एक्स टू क्या चीज़ है आपके, यानी जब आप यहाँ पे वन लगाते हैं ना, उसके बाद ये एक्स वन हो जाएगा, जब आप टू लगाते हैं तो एक्स टू हो जाएगा। जब आपके पास फंक्शन अलजेब्राइक फॉर्म में इस तरह होगा, फिर उसको कैसे प्रूव करेंगे आप लिखेंगे लेट, फर्ज किया एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू है, सपोज कर लेंगे ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वन से क्या मुराद है, देखें जब मेरे पास लिखा हुआ हो एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7, तो मैं एफ एक्स वन कैसे फाइंड करूंगा, यहाँ पे x है, इसकी जगह x1 इधर भी लगा दूंगा और 4 इंटू एक्स वन इधर भी लगा लूंगा। ऐसे फाइंड करते ना, जैसे आपके पास एफ एक्स में एफ जीरो फाइंड करें तो इधर भी जीरो लगाएंगे, इधर भी जीरो लगाएंगे।
जब आपने ये सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल हो गया, 4x1 माइनस 7 के इक्वल हो गया। इसके नीचे आ गया 4x1 माइनस 7 इक्वल एफ ऑफ एक्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स टू होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4x2 और माइनस आपके पास 7 आ जाएगा। अब देखें दोनों साइडों से आप 7 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2। अब दोनों साइडों से 4 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये देखें ना, ये -7 है, आप उधर लेके जाते हैं +7 हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। जब आप किसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ एफ एक्स टू रखें और इक्वल आ जाए x1 और x2, इससे क्या मुराद है, इससे मतलब क्या है, ये आपके पास है आपका जो आप डोमेन में वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो वैल्यू होगी, ये एफ एक्स जो होती है वो रेंज आती है, वाई की वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। अगर आपके पास यहाँ से हमें ये शो कर रहा है कि आपके पास जो प्री इमेजेस है वो इक्वल इमेजेस होगी, यानी x1 इक्वल x2 जब हो जाया करेगा, तो हम ये लिख दिया करेंगे सो द फंक्शन इज, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सो द फंक्शन इज हमारे पास 1 to 1। इस तरह हम इसको प्रूव कर लिया करेंगे, या हम उलट भी करते हैं, x1 इक्वल x2 करके फिर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बनाते हैं। अच्छा, जब मैं इसको करूंगा लेकिन फिर लिखेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, ये लिख लेंगे। तो f ऑफ x1 क्या है, यहाँ पे x1 लगा दें, x की जगह x1 सिर्फ लगाना है, 6x1 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही आ गया, x2 x की जगह x2 लगा दें तो 6 आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, दोनों साइडों से 2 ड्रॉप हो जाएगा तो 6x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x2 का स्क्वायर, 6 दोनों साइडों से ड्रॉप हो जाएगा तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर भी दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो जब आपके पास इस तरह प्रूफ बन जाएगा कि आप एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 को इक्वल सपोज करेंगे और x1 इक्वल x2 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हुआ करेगा, 1 to 1 हुआ करेगा। ये हम तब प्रूव किया करेंगे जब फंक्शन अलजेब्राइक फॉर्म में दोगा। सो द फंक्शन इज, अब हम लिख देंगे फंक्शन, सो द फंक्शन इज 1 to 1, तो फंक्शन हमारा 1 to 1 हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पे, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तीसरा जो इसका पार्ट दिया है इसको प्रूव करना है क्या ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। x1 जहाँ पे x है वहाँ पे x1 लगा दे, x1 यहाँ पे आ जाएगा x1 पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लगा दे x1 3 माइनस 1, सॉरी अब पहले 1 लगाया ना, अब 2 लगाएंगे, 2 लगा दिया और डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ जस्ट वैल्यू लगाई है, दोनों साइडों से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बनेगा x1 पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 पावर 3 माइनस 1 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों साइडों को किसको कैंसिल करेंगे, -1 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी क्या रह गया x1 पावर 3 इज इक्वल टू x2 पावर 3, तो सेम पावर ड्रॉप हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया आपके पास, x1 इक्वल x2 आ गया, तो सो द फंक्शन इज 1 to 1। तो क्या लिखेंगे, सो द फंक्शन इज 1 to 1। आई थिंक आपको बात समझ आ गया है, किसी फंक्शन को अलजेब्राइक हो तो कैसे प्रूव करेंगे 1 to 1। सो द फंक्शन इज 1 to 1, 1 to 1, ये फंक्शन हमारा 1 to 1 हो गया। तो अब हमारा इस टाइप के क्वेश्चन मिक्स टाइप वो देगा तो उनको हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर और चेक करते हैं जो उसने मिक्स टाइप फंक्शन दिया होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखेंगे एक ये आ गया, चेक द टाइप ऑफ द फंक्शन जी एक्स, अलजेब्राइक फॉर्म में गिवन है, डोमेन ऑफ जी एक्स दिया हुआ है और रेंज दी हुई है, ठीक है। अब बेसिकली डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन होता है ना, आप यहाँ पे रखते हैं ना, एक्स की जगह जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एक्स की जगह इधर लगाएंगे, ये डोमेन होगा, जो आंसर आएगा वो रेंज होगी।
हम क्या करेंगे, ये इसकी डोमेन जो है ना यहाँ पे लगाते हैं, पहले चेक करते हैं हमारी रेंज आती है या नहीं आती। तो डोमेन इसका 0 1 2 3 है, तो डोमेन कौन से होते हैं यहाँ पे लगाते हैं। पहले x की जगह यहाँ पे 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, x की जगह फिर डोमेन का 1 है 1 लगाएंगे, x की जगह 2 लगाएंगे, x की जगह 3 लगाएंगे। ये देखिए मैंने सारे बारी बारी यहाँ पे पुट कर लिए, ठीक है। x की जगह पहले 1 लगाया हम, ये देखें x की जगह 0 लगाया, g0 2 इंटू जीरो का स्केयर प्लस 3 0, ये देखें ये मैंने लगा लिया, आंसर कितना आ गया 1। ये सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे लगाए, ये जो यहाँ पे लगा रहे हो ये डोमेन होता है, इसको इनपुट भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। अब 1 लगाएं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये देखें g1 आ गया, 6 आ गया। तो ये जो लगा रहे हैं ये क्या डोमेन है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगी, रेंज आएगी। अब जो उसने डोमेन दी हुई ना वो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सारी लगा ली आप, अब चेक करें जो हमारे पास रेंज आई है 1 6 15 28, वही वाली रेंज उसने क्वेश्चन में दी हुई है 1 6 15। देखें 1 6 15 28, ये तो आ गया, ये नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ अब यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, मेरे पास जो डोमेन आई है वो लिखता हूँ। डोमेन क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, रेंज जो उसने दी हुई है, ठीक है, वो है 1 है 6 है 15 है 28 है 35 है। अब देखें जब आपने 0 लगाया तो 0 तो 1 के साथ मैप कर गया, जब आपने 1 लगाया 6 के साथ मैप कर गया, ठीक है, जब आपने 2 लगाया 15 के साथ मैप कर गया, ठीक है, जब आपने 3 लगाया 28 के साथ, जब आपने 3 लगाया 28 के साथ, एक रह गया। तो जब इसमें से एट लीस्ट एक छूट जाता है हमारे पास बी वाले में से, तो वो फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है, वो वाला फंक्शन जो होता है वो हमारे पास, अभी हमने चेक किया वो फंक्शन हमारे पास, क्योंकि वो हमसे पूछता है चेक करें कौन सी टाइप है, वो वाला जो फंक्शन होता है वो हमारे पास, क्योंकि 35 इज नॉट इन रेंज, तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंस 35 इज नॉट इन रेंज so the function is not on to, but the function is 1 to 1 because some value of the range not map। 1 to 1 है ना, इसकी सारी वैल्यू इसके साथ मैप कर रही है ना, जब इसकी सारी इसके साथ मैप कर रही है तो ये हमारा जो फंक्शन कहलाएगा वो 1 to 1 कहलाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब हम 7 को देखते हैं, हमने इसको कैसे करना है। 7 है फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन, हमने फंक्शन की टाइप फाइंड करनी है, कौन सी टाइप है ये फंक्शन की। देखें अब सोल्यूशन लेते हैं, अलजेब्राइक फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब अलजेब्राइक फॉर्म में दिया, अब डोमेन और रेंज भी नहीं गिवन, हमें कैसा पता चलेगा ये 1 to 1 ऑन टू है इन टू है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको हम इस तरह, क्योंकि ये एच एक्स है ना, अब हम इसको लिख लेते हैं लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट एच एक्स वन इज इक्वल टू एच एक्स टू, हम ऐसे लिख लेते हैं, एच एक्स वन इज इक्वल टू एच एक्स टू लिख लेते हैं। ओके अब आप यहाँ पे आए, एच एक्स वन से क्या मुराद है, यहाँ पे एक्स की जगह वन लगे, अभी ऊपर किया मैंने, 2x1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर भी क्या लगा लेंगे 2x2 प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बाकी आ गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया, ये फंक्शन 1 to 1 है। हम क्या लिखेंगे, सो द फंक्शन इज 1 to 1, इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 हो गया। ओके क्लियर हो गया, फंक्शन हमारा 1 to 1 हो गया। अब हम ये देखेंगे क्या ये फंक्शन ऑन टू या इन टू भी है। अच्छा जब अलजेब्राइक फॉर्म में होगा तो हम ऑन टू कैसे चेक करेंगे। अच्छा 1 to 1 तो चेक करना समझ आ गया, अलजेब्राइक फॉर्म होगा 1 to 1 ऐसे चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे ऑन टू। अच्छा फंक्शन को ऑन टू कैसे चेक करेंगे, जब अलजेब्राइक फॉर्म में होगा आप लिखेंगे लेट y बिलोंग आर, वाई बिलोंग आर मतलब यहाँ से आपने एक एलिमेंट लेना है, ठीक है। इसका ये यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना वो उस में से आप लिखा करेंगे वाई बिलोंग आर। अच्छा वाई लेट वाई बिलोंग आर, तो आपके पास फंक्शन किस तरह लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते होते हैं ना हम, तो इसका अंदर यहाँ पे एच एक्स है, इसकी जगह वाई लगा देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको इधर लेके आए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, x निकालें तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। गौर से सुने मेरी बात, जब फंक्शन को अलजेब्राइक फॉर्म में हो ऑन टू प्रूव करना हो, आपने इसका कोई एक एलिमेंट लेना है, हमें नहीं पता क्या है
y कोई रियल नंबर है जो भी है, y बिलोंग आर। अब y है, यहाँ पे y आ गया, y इक्वल, इसको हल करके x की वैल्यू निकालेंगे। देखें y क्या है, y जो है वो रियल नंबर है ना, तो आप y की जगह कुछ भी लगाएं तो आंसर x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर एक रियल नंबर आएगा, जो भी आएगा 1 2 3 4, तो वो किस में चला जाएगा, रियल में चला जाएगा। यानी इससे एलिमेंट लिया, इसमें आ गया, रियल में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम हमारे पास ये जो बना, हम लिखेंगे फॉर एवरी, क्योंकि ये तो एक नंबर नहीं, ये तो बेशुमार नंबर है। फॉर एवरी जो है, फॉर एवरी वाई बिलोंग आर देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें एक हमेशा देयर एग्जिस्ट, हमें एक ऐसा एग्जिस्ट एक्स बिलोंग आर। ठीक है, हमें जो होगा हर वाई के बदले हमें यहाँ से एक एलिमेंट मिलेगा। जब इसका हर वाई के बदले यहाँ पे हमें कोई ना कोई मिल जाएगा इसमें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है ना। इसका जो एलिमेंट्स होता है अगर इसमें आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। सो द फंक्शन इज ऑन टू, इसका मतलब क्या लिखेंगे, अब ये फंक्शन ऑन टू भी है। सो द फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू बी हो गया हमारा। अब अच्छा, दो कंडीशन होगी। अब ये फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, वो तो बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन बाइजेक्टिव भी हो गया, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्योंकि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दोनों कंडीशन पाई जाती हैं, आपके पास 1 to 1 और ऑन टू, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन बी कहलाता है हमारे पास। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, आप बात मेरी को पिक कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो उसको हम देखते हैं हमने कैसे इसका प्रूव करना है। यहाँ पे मैंने बेटा ये वाला देख लें, ये ले लिया मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 8 वाला। ठीक है, ए टू बी फंक्शन है, ये फंक्शन की मैंने फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए, एक्स इसके एलिमेंट है, ए कहता है इसके इक्वल है और बी आपके पास इससे इक्वल है, देन शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब भी बाइजेक्टिव प्रूव किया हमने, हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए पहले फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करेंगे। अच्छा, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। बाइजेक्टिव कौन सा होता है, जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब हम इससे पहले ये साबित करेंगे ये 1 to 1 फंक्शन है। तो 1 to 1 कितनी बार अभी हम प्रूव कर चुके हैं। 1 to 1 प्रूव करने के लिए लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टू, ऐसे ही है ना 1 to 1। अब हम x1, यहाँ पे x1 लगाएं, यहाँ पे x1, ये बन जाएगा x1 माइनस टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी लगाएंगे x1 माइनस थ्री इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, एक्स की जगह 2 लगा लें इधर, आपके पास आ जाएगा x2 माइनस टू, इसी तरह नीचे आ जाएगा x2 माइनस थ्री। इस तरह प्रूव करते हैं। सॉरी, आपको नज़र नहीं आया शायद ना, ये मैंने इस तरह लिख लिया। अब हम इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, यहाँ पे x1 माइनस टू आ जाएगा और यहाँ पे x2 माइनस थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको क्रॉस कर लेंगे इसके साथ, x2 माइनस टू आ गया और यहाँ पे x1 माइनस थ्री आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा लें x1। ठीक है, x1 x2 हो गया, x1 को इसके साथ करेंगे तो 3x1 हो गया, माइनस टू को मल्टीप्लाई करें 2x2 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 3 2 जार 6 हो गया, इक्वल x2 को मल्टीप्लाई करें x2 x1, x2 को इसके साथ करेंगे 3x2 हो गया, माइनस टू को दोनों से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x1, माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया। अब आप यहाँ से अगर आप देखें तो हमारी कौन सी वैल्यू ड्रॉप होंगी। अच्छा, ये वाली वैल्यू इसके साथ ड्रॉप हो जाएगी 2x, देखें 3x1, ये नहीं हो रहा, 3x1 जो है ये 3x2 है, डिफरेंट है ना दोनों, ये हमारी ड्रॉप नहीं हो रही। अब दोबारा चेक कर लेते हैं x1 x2, अच्छा ये ड्रॉप होगा, x1 x2 ड्रॉप होगा क्योंकि ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 और ये ड्रॉप होगा, बचेगा क्या, माइनस 3x1 बच गया, माइनस आपके पास 2x2 बच गया, इधर देखें 3x1 2x2 इक्वल, इधर क्या बच गया आपके पास, माइनस आ गया आपके पास 3x2 हो गया और माइनस आपके पास 2x1 हो गया। डिफरेंट है ना ये दोनों, ये कैंसिल नहीं होंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3x1 और उसके बाद प्लस आ जाएगा 2x2, इधर से भी माइनस कॉमन लेंगे तो 3x2 और इधर इधर से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2x1 हो गया।
अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपने इसको अरेंज करना है इसको, और ये सॉल्व हो जाएगा। अरेंज कैसे करेंगे? x1 वाला x1 वाला ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा x1 वाला और x1 वाले और 2 या आप 3 वाले कॉमन ले लें। जैसे 3x1 है, ये आप इधर लेके आएंगे, उसको भी आप यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ से बेटा 3x1 वाला इधर लेके आ जाए, माइनस आ गया 2x1 इक्वल ये आ गया 3x2, और ये वाला उधर लेके चले जाएं, माइनस 3x2। इसको माइनस करें, 3 में से 2 निकाल, क्योंकि x1 है ना, तो यहाँ से x1 आ गया। और उसके बाद 3 में से 2 निकाल लें, यहाँ पे आपके पास x2 आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। जब आपके पास f ऑफ x1 इक्वल एफ एफ एक्स टू लेट करें और x1 इक्वल x2 आ जाए, तो फंक्शन क्या होता है? 1 to 1 होता है। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, सो द फंक्शन इज 1 to 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया फंक्शन इज 1 to 1। तो 1 to 1 हम अलजेब्राइक टाइप फंक्शन को ऐसे प्रूव करते हैं, पहले भी हमने किया। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। जब ये दोनों प्रूव कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? अब भी मैंने पहले आपको सिखाया है। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाएं, मैं आपको अलग से पेज पे इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आपको बात समझ आएगी। ये देखिए, जब आप इसको ऑन टू प्रूव करेंगे तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे लिखना है लेट y बिलोंग, इसमें से आपने लेना है, हमने b में से कोई एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, y बिलोंग b। अब ये जो y होगा, ये y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? क्योंकि ये y के इक्वल होता है, y इक्वल आ गया इसके x माइनस टू और x माइनस थ्री के इक्वल। अभी बताया, इसको प्रूव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? इसको हम क्रॉस करके x की वैल्यू निकालेंगे। y इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स निकालना है तो एक्स वाला इधर लेके आ जाए, एक्स वाई माइनस एक्स ये इधर आ जाएगा और ये थ्री उधर चला जाएगा, थ्री वाई और प्लस टू आ जाएगा आपके पास। यहाँ से कॉमन ले लें एक्स, तो बाकी आ जाएगा वाई माइनस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास थ्री वाई प्लस टू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 3y प्लस टू और डिवाइडेड बाई y माइनस वन आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये कंडीशन भी बनती है, y नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यानी आपने रियल में से y को वन को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे वन होगा अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो वो फंक्शन अनडिफाइंड कहलाता है। इसीलिए उसने क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है। देखें कंडीशन क्या दी थी क्वेश्चन के ऊपर, बी के अंदर आर माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा बन रहा है, बी के अंदर आर माइनस वन हमारा यहाँ पे ये देखें ये बन रहा है, वन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट किसका हो गया? बी का हो गया ना। तो बी का हो गया तो इसमें ए भी, ये एलिमेंट किसका है? ये एक्स बिलोंग, ये तो आर, ये तो एक एलिमेंट हो गया, ये एक है, हमने वाई लिया था उसमें से, तो हर एलिमेंट का इमेज का प्री इमेज पड़ा हुआ है वहां पे, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी, ठीक है, वाई बिलोंग बी देयर एग्जिस्ट, हमें एक नंबर मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग ए। ठीक है, सो द फंक्शन इज, सो द फंक्शन इज, फंक्शन क्या हो गया? सो द फंक्शन इज हमारे पास ऑन टू भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया, अब हम ये देखेंगे, ये ऑन टू भी हो गया, वन वन भी हो गया, दिस सिंपलाइज दैट फंक्शन इज, हमारे पास फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो हो गया वो बाइजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया बेटा? मज़ीद वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, और आपकी ये टीचर पढ़ाएंगे जब आपको, तो शायद मैं नहीं कहता कि इस तरह पढ़ा पाएंगे, लेकिन जब आप वीडियो को सुनते हैं तो उसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमारे लिए बेहतर होता है ये। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।